नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा है डे नंबर 3 ऑफ पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। तो बहुत ही इजी वे में मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर करवाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और आप भी अगर जुड़े रहेंगे हमसे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके पेपर में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अप्रोच एंड मेथड। अगर हम देखें तो हमारे लिए अगर ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें तो दोनों चीज़ें हमें सेम नज़र आती हैं कि अप्रोच भी वही होती है और मेथड भी वही होता है, लेकिन इनमें माइनर डिफरेंस होता है। जो अप्रोच होता है वो थोड़ा हम कह सकते हैं ब्रॉड होता है और मेथड एक नैरो फैक्टर होता है। मेथड आता है अप्रोच के अंदर, लेकिन अप्रोच मेथड के अंदर नहीं आती है। अप्रोच डील करती है कि हमें क्या पढ़ाना है और मेथड ये बताता है हमें कैसे पढ़ाना है। अप्रोच फ्लेक्सिबल होता है। अप्रोच क्या है कि अप्रोच के अंदर टेक्निक्स भी आती हैं और मेथड भी आते हैं। हम एक अप्रोच सेलेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपने मेथड को डिसाइड करते हैं। तो क्या चीज़ हमें पढ़ानी है वो डिसाइड करती है अप्रोच, और कैसे उस चीज़ को पढ़ाया जाए वो मेथड बताएगा हमें। तो यही माइनर फैक्टर होता है अप्रोच और मेथड के अंदर। तो हम कुछ अप्रोच और मेथड डिस्कस करेंगे जो सी टैट या किसी भी आपके टेट एग्ज़ाम के लिए, टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है होल लैंग्वेज अप्रोच। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी और आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। होल का मतलब होता है कंप्लीट। तो इसमें लैंग्वेज को एक कंप्लीट एंटिटी के रूप में देखा जाता है कि जो लैंग्वेज है हमें उसे कंप्लीटली पढ़ना है, उसे ब्रेक डाउन करके नहीं पढ़ना। इनके कहने का मतलब है कि हमें ये नहीं करना कि हम ग्रामर को अलग से पढ़ रहे हैं, वर्ड्स को तोड़ तोड़ के मीनिंग बना रहे हैं। इनके कहने का मतलब है कि तुम जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसका एक ओवरऑल मीनिंग निकालो, वही तुम्हें बताएगा कि लैंग्वेज है क्या चीज़। जैसे अभी मैं आपको बता रही थी कि होल का मतलब क्या होता है, कंप्लीट होता है। लैंग्वेज हमें पता ही है और अप्रोच अभी हमने डिस्कस किया है। तो हमने तीनों वर्ड का अलग अलग टुकड़ों में मतलब हमें पता है और हमने जाके कंप्लीट मीनिंग निकाला है। ये कहते हैं कि लैंग्वेज को हमें टुकड़े नहीं करने, लैंग्वेज को हमको होल एक कंप्लीट एंटिटी की तरह देखना है और उसे वैसे ही ट्रीट करना है। हमें पूरे सेंटेंसेस को पढ़ना है, तब जाके मीनिंग जो है कंक्लूड करना है। तो यही है इनके अकॉर्डिंग कि अगर तुम टुकड़ों के अंदर चीज़ें करते हो तो बच्चे जो हैं वो एसेंस इंजॉय नहीं कर पाते, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता लैंग्वेज को पढ़ने के अंदर, उसको सीखने के अंदर। तो यही है इनका, ये एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच मानी जाती है, क्योंकि इसमें बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को करते हैं, लैंग्वेज के अंदर जितनी भी स्किल इन्वॉल्व है उन्हें सीखते हैं, खुद लर्निंग बाय डूइंग से करते हैं। और इसमें टॉप टू बॉटम अप्रोच चलती है। टॉप टू बॉटम का मतलब क्या होगा, टॉप का मतलब हो गया कि ओवरऑल मीनिंग पता होता है बच्चों को, तब जाके वो डीपर मीनिंग को देख पाते हैं। जैसे इसमें होल लैंग्वेज अप्रोच का मीनिंग उन्हें पता होगा, तब जाके वो टुकड़ों के अंदर से बांटेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, बॉटम टू टॉप चलते हैं। यानी हमने कैसे पढ़ा रही हूँ आपको कि पहले आपको छोटी से छोटी चीज़ बताऊँगी, फिर जाके आप ओवरऑल मीनिंग उसको कंक्लूड करोगे। तो होल लैंग्वेज अप्रोच क्या है, आपको समझ में कि लैंग्वेज वन एंटिटी है, इसे बिना टुकड़े किए हमें पढ़ना है। फिर आते हैं कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ का निर्माण करना। तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ये कहती है कि जो बच्चे होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। ये जीन प्याजे की बात है कि जो बच्चे होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। बच्चे खुद ही अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो पैसिव नहीं होते, वो एक्टिव होते हैं अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्शन को लेकर। तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ये कहती है कि बच्चे क्या करेंगे, खुद ही अपनी नॉलेज का निर्माण करेंगे। इसमें आते हैं कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टिविज्म के पार्ट। जैसे पहला है जो जीन प्याजे का इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म है। इंडिविजुअल होता है खुद अकेला इंसान। तो जीन प्याजे ये कहते हैं कि बच्चा इंडिविजुअली कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज की, उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी पुरानी नॉलेज के आधार पर एक्टिवली इन्वॉल्व होकर एक्टिव इंटरेक्शन के साथ अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। तो जीन प्याजे में इतना ही पता होना चाहिए आपको कि ये कहते हैं कि बच्चा खुद ही अपनी प्रायर नॉलेज की, पुरानी जो उसका ज्ञान है उसकी मदद से नई जो ज्ञान है उसको कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है। और इन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट भी कहा है, आप ये भी याद रख सकते हैं, और या फिर लिटिल रिसर्चर भी आप कह सकते हैं। और विगॉट्स्की इनकी है सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म। सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म के अंदर ये कहते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, खुद एक्टिव इंटरेक्शन तो करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रोल होता है सोसाइटी का और कल्चर का। जब सोसाइटी और कल्चर के साथ उनका इंटरेक्शन होता है तब जाकर उनका नॉलेज कंस्ट्रक्ट होता है। ये है विगोट्स्की का मानना। फिर ये भी मानते हैं कि सोसाइटी यानी यहाँ पे सोशली कनेक्ट होना, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होना चाहिए। तो इन्होंने एक ZPD टर्म दी है जिसका पूरा फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इनका कहना यह है कि कोई बच्चा है उसको कम आता है लेकिन कोई उसका फ्रेंड है जिसे ज़्यादा आता है, तो अगर आप जिस बच्चे को थोड़ा कम आता है उसको दूसरे बच्चे के साथ रखोगे जिसे थोड़ा ज़्यादा आता है, तो वो बच्चा अपने पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर पाएगा, ज़्यादा अपने जो नॉलेज लेवल है उसको बढ़ा पाएगा, और जो दूसरा बच्चा है उसकी पोटेंशियल तक कहीं ना कहीं पहुंच पाएगा।
तो यही है इनका कि मान लो ये जो ज़्यादा जिस बच्चे को आता है ये उसका पोटेंशियल है, जिसको कम आता है उसका है, तो दोनों को साथ रखा जाएगा तो ये बच्चा भी कहीं ना कहीं इसके पोटेंशियल तक पहुंच पाएगा। ये कहता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इन्होंने ये एक स्काल फोल्डिंग नाम की टर्म दी है। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चों को सहायता देनी है, जिस प्रकार जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर उनको हेल्प दी जाती है ताकि वो अपनी पोटेंशियलिटी, अपनी एबिलिटीज़, कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकें, वही स्काल फोल्डिंग यहाँ पे काम करती है कि बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करवाई जाती है। इसे हम सेकेंड वेव कंस्ट्रक्टिविज्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है ग्लासरफेल्ड की रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो रेडिकल क्या होता है, एक छोटा छोटा कण होता है, सबसे छोटा कण होता है, तो रूट्स कह सकते हैं हम कि इसमें क्या होता है, गोइंग टू रूट्स, यानी बच्चे क्या करते हैं, डीपर अपने प्रायर नॉलेज का इस्तेमाल करते जाते हैं और किसी भी चीज़ को डीपली पढ़ते हैं, तब जाके अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। मतलब हर चीज़ के बारे में जब उन्हें डिटेल में आएगा तब जाके उनकी नॉलेज कंस्ट्रक्शन होगी। फिर ब्रूनर की कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहती है कि ये क्या है, इंडिविजुअल और सोशल दोनों का एक प्रोडक्ट होता है नॉलेज, जिसके अंदर बच्चा क्या करता है, ब्लेंड करता है, इंडिविजुअली भी वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है और सोसाइटी का भी उसमें रोल होता है कि जब बच्चे को तुम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दोगे कि वो सोसाइटी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट करे और सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करने के बाद इंडिविजुअली क्या करे, उस चीज़ को कंस्ट्रक्ट कर पाए, तो इसे कहते हैं ब्लेंड ऑफ बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। इसमें बच्चा सोसाइटी के अंदर रहकर इंडिविजुअली कंस्ट्रक्ट करता है, डिस्कवर करता है चीज़ों को, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, इसी वजह से इसे डिस्कवरी लर्निंग का नाम भी दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आती है मल्टीलिंगुअल अप्रोच। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे और लिंगुअल का मतलब यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं। तो इसमें क्या होता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का क्लासरूम में इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एक से ज़्यादा लैंग्वेज हमारे पास क्या रहेंगी, देखो एक तो इंग्लिश हमारे पास टारगेट लैंग्वेज है ही और हमारी एक मदर टंग रहेगी। अब सबकी मदर टंग अलग अलग होती है, इसीलिए हम कह सकते हैं मल्टीपल लैंग्वेजेस रहेंगी क्लासरूम के अंदर। ठीक है, तो हमारा जो 8 शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें 22 लैंग्वेज रखी गई हैं, जिसके अंदर ऑफिशियल जो लैंग्वेज है उसका दर्जा हिंदी को दिया गया है और AOL यानी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश को रखा गया है। हालांकि ये जो 22 लैंग्वेजेस की सूची है, लिस्ट है, इसके अंदर इंग्लिश इन्वॉल्व नहीं है। इसके अंदर भारत की मॉडर्न लैंग्वेजेस इन्वॉल्व हैं, जिसमें हिंदी भी है, तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। कोर्ट वगैरह के अंदर हमारे ऑफिशियली जो पर्पस होते हैं उसमें इंग्लिश का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, इस वजह से इसको एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है। ठीक है, और मल्टीलिंगुअल जो अप्रोच है वो एक एसेट का काम करती है, एक रिसोर्स का काम करती है, जो बच्चों को सीखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके ज़रिए जो टीचर है बच्चों के अंदर लव डेवलप कर सकता है लैंग्वेज के रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद आता है डायरेक्ट मेथड और फिर आता है बाइलिंगुअल मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है सीधे सीधे पढ़ाना, यानी जो टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है, हमें क्या करना है, इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ाना है, बीच में कोई ट्रांसलेशन नहीं करना, मदर टंग का इस्तेमाल ही नहीं करना। मान लो किसी की मदर टंग जो उसकी मातृभाषा है वो हिंदी है, तो टीचर को ये नहीं करना पहले वो इंग्लिश पढ़ा रहा है फिर उसको हिंदी में समझा रहा है और फिर जाके बच्चा उसको कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। तो इनके कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई वर्ड का मीनिंग भी बताना है जो बच्चों को नहीं आता, जैसे फॉर एग्जांपल बुक, अगर छोटे बच्चों का आप बुक पढ़ा रहे हो, अब बच्चों को ये नहीं पता बुक होती क्या, तो आपको उसको हिंदी में नहीं बताना है, आपको क्या करना है, वही चीज़ इंग्लिश में एक्सप्लेन करनी है। आप टीचिंग एड बुक ले जा सकते हो, शो कर सकते हो दिस इज़ कॉल्ड बुक। ठीक है, तो आपको वहाँ पे हिंदी या किसी भी मदर टंग का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना। फिर आता है बाइलिंगुअल मेथड। बाई का मतलब ही होता है टू, तो इसमें हम 2 लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। एक हमारी L1 यानी हमारी मदर लैंग्वेज होती है, दूसरी L2 हमारी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश होती है। तो इसमें 2 लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश में हमने जो भी पढ़ा है हम उसको मदर टंग के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं ताकि बच्चों को ईजिली हम समझा सकें। ठीक है, दोनों ही लैंग्वेज के जो मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, अपनी अपनी जगह पे काफ़ी यूज़फुल है। डायरेक्ट मेथड में और बाइलिंगुअल मेथड में एक माइनर डिफरेंस ये होता है कि डायरेक्ट मेथड में तो मदर टंग कम्प्लीटली बैनिस्ड है, ना ही टीचर अलाउड है, कि ना ही टीचर को अलाउड है कि वो हमारी मातृभाषा का इस्तेमाल करे, ना ही बच्चों को अलाउड है। लेकिन बाइलिंगुअल मेथड में ये होता है कि टीचर जो है जब ज़रूरत पड़े तब वहाँ पे हमारी मदर टंग का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये कुछ हमारे पास अप्रोचेस और मेथड थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आई होप आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।